नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। एक बार सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे हैं, उनके प्रमुख थॉट्स पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। बच्चों, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। अरे सपने वो होते हैं जो आपके रातों की नींद उड़ा देते हैं। सपने वो होते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। कलाम साहब ने कहा था कि सपने खूब देखो, कल्पनाएं खूब करो, मगर उन सपनों को साकार करने के लिए, उन कल्पनाओं को जो है साकार करने के लिए धरातल के ऊपर काम भी करो, मेहनत भी करो। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अरस्तु, हमारे अरस्तु चल रहा था। अरस्तु के अंदर हमने बहुत सारी क्लासें ली थी, 2-4 क्लासें ली थी, पिछली क्लासें ली थी, जिनके अंदर क्रमशः अरस्तु का जीवन परिचय, उनके राज्य संबंधित विचार, उनके क्रांति संबंधित विचार, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं अरस्तु के नागरिकता के ऊपर विचार। अरस्तु के नागरिकता संबंधित विचार, नागरिकता के ऊपर अरस्तु के क्या विचार थे। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार पढ़ने से पहले मैं आपको बड़े बड़े रूप में इसकी जो मूल बात है वो आपको बता देता हूं। यानी कि राज्य की एक जो नागरिकता मिलती है, जो नागरिक होते हैं वो आजकल के डेमोक्रेटेड राज्यों के अंदर एवं पहले के समय में भी जो गणतंत्रात्मक राज्य होते थे उनके अंदर जो नागरिक होते हैं, वो उस राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है, उस राज्य के जो कार्य होते हैं, उन कार्य के अंदर अपना योगदान देते हैं, उनके अंदर सहयोग करते हैं, अपनी जो भूमिका निभाते हैं। वर्तमान जो डेमोक्रेटेड स्टेट होते हैं, लोकतंत्रात्मक राज्यों के अंदर हम देखते हैं कि जो जनता होती है, राज्य के जो नागरिक होते हैं, वो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, चुनाव के द्वारा अपने नेता का चुनाव करते हैं, और भी जब जब आवश्यकता पड़ती है राज्य को, तब तक वो क्या करते हैं, राज्य के साथ में खड़े होते हैं, सरकार के साथ में खड़े होते हैं। तो अरस्तु ने कहता है कि नागरिकता किन लोगों को मिलनी चाहिए। कौन लोग जो होते हैं वो राज्य के किन किन को उन्होंने राज्य का नागरिक माना है। तो बड़े रूप में यही होता है कि अरस्तु ने राज्य की जो नागरिकता होती है उनको बहुत सीमित कर दिया है। अरस्तु ने कौन नागरिक है इनके बारे में बहुत सीमित जो है शब्दों का प्रयोग नहीं कह सकते, सीमित जो है लोगों को नागरिकों के अंदर जोड़ा है। अरस्तु कहता है जैसे जो गरीब हैं, जो जिनके पास संपत्ति नहीं है, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो दास हैं, ठीक है, इन प्रकार के एक जो लंबा जो समूह है, उनको अरस्तु ने नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। अरस्तु कहता है कि जिन व्यक्तियों के पास में पैसा है, जिन व्यक्तियों के पास में समय है, वही व्यक्ति क्या है, राज्य के नागरिक हैं। वही राज्य के क्या है, नागरिक हैं। तो अरस्तु ने किन किन को नागरिक माना है, अरस्तु के नागरिकता से संबंधित क्या विचार थे, उनके बारे में बात करते हैं। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में वर्णित है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स, अपनी जो खास पुस्तक पॉलिटिक्स थी, उनके जो विभिन्न अध्याय थे, विभिन्न भाग थे, उस पॉलिटिक्स के तीसरे भाग के अंदर उन्होंने नागरिकता से संबंधित विचार किए हैं। उनके अनुसार राज्य मतलब पॉलिस, नागरिकों का एक समुदाय है, समूह है। राज्य क्या है, राज्य नागरिकों का एक संगठन है, नागरिकों का एक समुदाय है। वे कहता है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का एक समुदाय है, अतएव राज्य को समझने के लिए नागरिकता की व्याख्या करना आवश्यक माना जाता है। वो कहता है कि राज्य क्या है, राज्य जो होता है वो स्वतंत्र नागरिकों का, ऐसे नागरिक जिनको उस राज्य के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त है, जो राज्य के कार्यों में सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों का समूह है। अतः राज्य को समझने के लिए उन जो है नागरिकता की व्याख्या करना कि कौन नागरिक है, नागरिकों के क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना कर दी। अभी मैंने जो बात कर रहा था ना कि कौन नागरिक है, नागरिकों के क्या काम है, इसकी तुलना में अरस्तु ने कौन नागरिक नहीं है,
कौन नागरिक नहीं है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। वह स्पष्ट करता है कि नागरिक कौन नहीं है, इस बारे में उसने कुछ तर्क दिए हैं। उसने बताया है कि कौन कौन है वो नागरिक नहीं है। ठीक है, तो कौन नागरिक नहीं है, किन किन व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। बात करते हैं, अरस्तु निम्न व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता। कौन? राज्य में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिलती। अरस्तु सीधे शब्दों में कहता है कि अगर आप किसी राज्य के अंदर निवास कर रहे हैं, आपका चाहे वहां पे जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, आप कितने भी समय से उस राज्य में रह रहे, वहां पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उस राज्य के नागरिक बन गए। तो फिर नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी है, वो हम आगे जो है आगे की स्लाइडों में देखेंगे। दूसरी बात बताता है, स्त्री, दास और विदेशी नागरिक नहीं है। जो दास हैं, जो और जो स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, और जो विदेशी नागरिक राज्यों के अंदर आते हैं, कई बार रह जाते हैं, उनको भी उन्होंने नागरिक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? वो कहता है कि जो दास होते हैं, जो औरतें होती हैं, उनके पास संपत्ति नहीं होती है, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपना समय राज्य को दे सके, क्योंकि उनका जो समय होता है वो खुद के परिवार का और स्वयं का भरण पोषण और खुद के कार्यों के अंदर ही लग जाता है, उत्पादन करने में ही उनका समय निकल जाता है। अतः वो उनको क्या है, नागरिक नहीं मानता है। अल्पायु के कारण बच्चे तथा नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त वृद्ध नागरिक नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, अल्पायु होते हैं, उनके अंदर समझ नहीं होती है, इसलिए वो भी नागरिक नहीं है। प्लस जो बुढ़े होते हैं उनकी जो है आयु ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, और अब जो है उनको उनके जीवन में जो करना था वो कर लिया, अब उनको अपने कर्तव्यों से मुक्त करना चाहिए, अब जो अंतिम जिंदगी है वो शांति से जिए, इसलिए वो भी नागरिक नहीं है। अगली बात बताता है, राज्य से निष्कासित व्यक्ति तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी कारण से उस राज्य के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है, या ऐसा व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, जिसको नागरिकता नहीं है, वो व्यक्ति भी क्या है, राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति भी राज्य का नागरिक नहीं होता है। अभियुक्त चलाने और अभियुक्त बनने का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त चलाने वाला, ठीक है, और अभियुक्त बनाने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति जो है वो भी नागरिक नहीं होता है। जैसे ये जो वकील, जज वगैरह होते हैं, उनको भी उन्होंने नागरिक नहीं बताया है। इसके अलावा संधि द्वारा ये अधिकार तो विदेशी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो कहता है कि संधियों के द्वारा, समझौतों के द्वारा विदेशी व्यक्ति हैं वो भी ये अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि वो किसी के ऊपर अभियोग चलाए, किसी के ऊपर किसी को अभियुक्त बनाए, मुकदमा वगैरह लड़े, इसलिए उनको नागरिक नहीं बना सकते। इसके अलावा संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपायों, जैसे जैसे ब्याज का धंधा कर रहा है, सूदखोरी जिसको कहते हैं, जुआबाजी आदि में संलग्न व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब राज्य के अंदर अनलीगल ब्लैक मनी वाले व्यक्ति, गलत तरीके से पैसे कमाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं बनाना चाहिए। बात करते हैं अरस्तु के अनुसार नागरिकों के लिए आवश्यक गुणिया योग्यता है। अरस्तु ने जिन व्यक्तियों को नागरिक बनाना चाहिए, उन व्यक्तियों के लिए क्या गुण होते हैं, उनकी क्या योग्यता होती है, उनके बारे में वो बात करता है कि नागरिकता के लिए शासन करने की योग्यता के साथ ही शासन करने का गुण भी होना चाहिए। नागरिक किन लोगों को बनाना चाहिए? जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर सरकार के अंदर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो शासक वर्ग होता है, उनकी समान योग्यता होनी चाहिए, शासन करने का उनके अंदर गुण होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो है, जिन व्यक्तियों की राज्य के कार्यों में रुचि हो, उन्हें ही नागरिक बनाया जाना चाहिए। जो राज्य के कार्य होते हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका से संबंधित कार्य, कानून निर्माण से संबंधित कार्य, न्याय करने से संबंधित कार्य, दंड देने से संबंधित कार्य हैं, विदेशों के साथ में संपर्क रखने से संबंधित कार्य, तो ये जो कार्य होते हैं
उन कार्यों के अंदर जिन जिन लोगों को रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे राज्य के कार्यों के अंदर सहयोग करना है, जिन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद होता है, उन लोगों को नागरिक बनाया जाना चाहिए, अन्य लोगों को नागरिक नहीं बनाया जाना चाहिए। नागरिकता के लिए व्यक्ति के पास निजी संपत्ति और अवकाश का होना आवश्यक है। देखो क्या है, नागरिकता के लिए मेन चीज क्या है, निजी संपत्ति। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होना जरूरी है। प्रॉपर्टी नहीं है तो वो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी के बिना, उस जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं है उस व्यक्ति को नागरिक नहीं बना सकते, क्योंकि संपत्ति होगी तभी वो आवश्यकता पड़ने पर क्या है, राज्य के लिए थोड़ी बहुत संपत्ति दे सकेगा और राज्य के लिए आवश्यक कार्य कर सकेगा। इसके अलावा समय भी होना आवश्यक है, अवकाश होना जरूरी है। पर व्यक्ति को नागरिकता दे देंगे जब उसके पास राज्य के लिए समय ही नहीं होगा बिल्कुल, तो बिना अवकाश बिना समय के वो राज्य को क्या समय देगा। इसलिए समय का होना जरूरी है। नागरिक बनने के लिए व्यक्ति में बौद्धिक और नैतिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर बौद्धिक और जो नैतिक योग्यताएं हैं वो भी राज्य के अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, उनके अंदर संस्कार होने आवश्यक है। उपयुक्त योग्यताएं प्राप्त व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है। इस प्रकार की जो योग्यताएं व्यक्ति के पास होती हैं वही व्यक्ति नागरिक बन सकता है, अन्य व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो नागरिकता से संबंधित अरस्तु ने दो दृष्टिकोण दिए हैं। एक तो आधुनिक दृष्टिकोण और अरस्तु के दृष्टिकोण की तुलना। वर्तमान समय में किन लोगों को नागरिक माना जाता है और अरस्तु ने किन लोगों को नागरिक माना है, इनके बारे में थोड़ी सी तुलना करते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जो हमारी राज्य की एवं केंद्र की जो विधायिका होती हैं उनके अंदर जिनको वोट देने का अधिकार होता है वो व्यक्ति क्या माना जाता है, नागरिक माना जाता है। वर्तमान में नागरिकता की मेन परिभाषा क्या है, वोट देने का अधिकार। जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है वो नागरिक है। प्लस आधुनिक युग की सरकारों को नागरिकता के बारे में बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर चलना पड़ता है। देखो क्या है, वर्तमान समय के अंदर की जो सरकारें हैं वो उदारवादी सरकारें नागरिकता के संबंध में ज्यादा सख्त नहीं है, बल्कि कैसी है, उदारवादी है। सब लोगों को जो है नागरिकता देने के पक्ष में है। यदि अरस्तु की तरह विधान पालिका और न्यायपालिका में व्यक्ति की सहभागिता को नागरिकता का आधार बनाया जाए तो अधिकांश जनता नागरिकता से वंचित रह जाएगी। आजकल देखो विभिन्न राज्यों के अंदर जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर अगर हम कहें ना कि जो न्यायपालिका और विधान पालिका का सदस्य हैं वही नागरिक हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्य की जनसंख्या का एक जो बड़ा भाग है वो नागरिकता से वंचित रह जाएगा। आज नागरिकता का निर्धारण करने का मूल आधार व्यक्ति का वह अधिकार है जिसके होने पर व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों के चुनाव कार्य में भाग ले सकता है और स्वयं प्रतिनिधि बन सकता है तथा राजकीय सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में नागरिकता के क्या आधार हैं, एक तो वो वोट देने का उसको अधिकार, प्लस चुनावों के अंदर वो खुद खड़ा हो सकता है, प्लस राज्य सरकार, केंद्र सरकार यानी सरकार के जो अवसर होते हैं उन अवसरों का वो फायदा उठा सकता है। अर्थात वो व्यक्ति क्या है, राज्य का कोई भी राजकीय सेवा के अंदर अधिकारी बन सकता है। राजकीय सेवा से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं, जो अधिकार होते हैं, उनका उपभोग कर सकता है। ये क्या है, ये वर्तमान के अंदर नागरिकता की परिभाषा है। आज नागरिकता अभिजात वर्ग तक सीमित न होकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक फैली हुई। वर्तमान समय के अंदर जो नागरिकता है वो समाज के कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकांश जनता को, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है कि प्रदान की गई है। अरस्तु के नागरिकता संबंधित विचारों की आलोचना। अब देखो अरस्तु ने ये जो नागरिकता संबंधित विचार दिए हैं इनकी आलोचना किस प्रकार की जाती है, तो आलोचना तो उन्हीं है क्योंकि अरस्तु क्या कर रहा है, अरस्तु राज्य के एक बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर रहा है। जब आप राज्य के अंदर निवास करने वाले एक बड़े भाग को उस राज्य की नागरिकता से ही वंचित कर लेंगे
ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति के अंदर जो आपके राज्य में निवास कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो राज्य के हित में कार्य करे, राज्य के लिए मेहनत करे, उत्पादन के अंदर सहयोग करे, वो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं होता है, उसके अंदर देश प्रेम नहीं होता है। और जब राज्य के लिए बलिदान करने की बात आती है तब वो व्यक्ति बलिदान करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। अतः ये जो अरस्तु की धारणा थी कि कम लोगों को नागरिकता देना, ये उनका विचार क्या था, सरासर गलत था। देखो क्या है, पहली आलोचना है आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं। वर्तमान समय के अंदर देखो क्या है, डेमोक्रेटेड स्टेट है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियां विभिन्न राज्यों के अंदर है। तो इन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियों के अंदर ये अरस्तु वाला जो सीमित नागरिकता वाली जो बात है, ये बिल्कुल लागू नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जनता जो है, जनता के द्वारा ही शासक का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के अंदर जनता खुद अपने शासक का चुनाव करती है। अब जब जनता नागरिक ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो अपने चुनाव के अंदर भाग नहीं ले सकती। आम व्यक्ति जो है वो प्रतिनिधि नहीं बन सकता। सरकार के जो अवसर हैं वो सीमित लोगों तक सीमित हो जाएंगे। सरकार के जो अवसर और संसाधन हैं वो सीमित लोगों तक रह जाएंगे। इस वजह से वर्तमान राज्यों के अंदर ये बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर सकता। वर्तमान राज्यों के अंदर हम इसको सफल एक शासन प्रणाली नहीं मान सकते। अरस्तु का ये जो विचार है आज के राज्यों के ऊपर सही सेट नहीं होता है। दूसरी जो बात है, अरस्तु ने सीमित नागरिकता की व्यवस्था करके जनसंख्या के एक बड़े भाग को सार्वजनिक हित की वृद्धि करने से रोक दिया है। क्या होता है कि अरस्तु ने एक बड़े भाग को क्या कर दिया है, नागरिकता से वंचित कर दिया है। अब जो व्यक्ति नागरिकता जिसके अंदर पास नहीं होगी, वो अभी मैंने बात बताई, उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं होगा, वो सार्वजनिक कार्यों के अंदर सहयोग नहीं करेगा, तो व्यक्ति के जो आम व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसका लाभ राज्य को नहीं मिल पाता है। इस वजह से यानी कि जनसंख्या का एक बड़ा जो भाग होगा ना, उसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, प्रतिभा या उसके अनुभव, उसके गुण, उनका लाभ राज्य को नहीं मिल पाएगा। इस वजह से राज्य को गलत माना। ये जो विचार है ये क्या है, गलत विचार है। अगली जो बात आती है कठोर सिद्धांत। अरस्तु का नागरिकता संबंधित जो सिद्धांत है वो क्या है, कठोर सिद्धांत है। बल्कि वर्तमान लोकतंत्रात्मक राज्य जो होते हैं, अधिकांश राज्यों के अंदर जो नागरिकता से संबंधित विचार रहे हैं उनके अंदर लचीलापन रहा है। सरकारें और शासन व्यवस्थाएं अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए कार्य करती है। तो क्या कहा गया है, अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा अपनी प्रकृति से एक कठोर सिद्धांत है। कैसा है, कठोर सिद्धांत है। उसने इस प्रकार की कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की है कि यदि कोई अनागरिक उचित व आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ले तो उसे नागरिक बना दिया जाएगा। राज्य में ऐसे श्रमिक जो बाद में आवश्यक योग्यता, शिक्षा व संपत्ति प्राप्त कर ले, वे भी नागरिक बनने का दावा नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति है, आज मजदूर है और कल व्यापारी बन गया, ठीक है ना, आज की कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, तो आज का मजदूर कल का व्यापारी बन गया, आज का किसान कल उसने शिक्षा प्राप्त कर ली, संपत्ति प्राप्त कर ली और योग्यतम जमींदार बन गया। तो ऐसे समय में तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। भाई जो मजदूर है, अब तो वो व्यापारी बन गया है, अब तो उसके खुद के पास में मजदूर काम कर रहे हैं, अब तो उसके पास संपत्ति भी है, उसके पास योग्यता भी है और उसके पास समय भी है, अवकाश भी है कि वो राज्य के लिए समय निकाल सके। कोई किसान है, अब वो बड़ा किसान बन गया, जमींदार बन गया, अब उसके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके खेतों में कोई दूसरे लोग काम करते हैं और उसके पास अवकाश भी है, समय भी है। अब वो राज्य के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है, अपनी योग्यता और प्रतिभा का लाभ राज्य को दे सकता है। मगर वो बाद में तो जो क्या है, बाद में वो राज्य की उसको नागरिकता मिलती ही नहीं। यानी कि एक बार ये नागरिक है, ये नागरिक नहीं है, इस प्रकार का निर्धारण होने के बाद में दोबारा नागरिकता प्राप्त हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो मजदूर व्यापारी बनेंगे या जो किसान जमींदार बन जाएंगे,
उनके लिए बाद में नागरिकता मिले, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की आलोचना की जाती है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी जो परिभाषा है, जो बातें है, वो क्या है? संकुचित बातें है, संकीर्ण है। ये तो है ही। अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा अत्यंत संकीर्ण है। यदि शासन क्रियाओं में भाग लेने मात्र से नागरिकता मिले तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में यह संख्या बहुत कम होगी। यानी कि क्या कहता है अरस्तु कि जो शासन कार्यों के अंदर भाग ले रहा है, अर्थात जो डायरेक्ट शासन व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को नागरिक बनाना, बाकी लोगों को नागरिक नहीं बनाना। तो ऐसे में तो जो राजतंत्र है, जो कुलीन तंत्र है, जो सैन्य शासन व्यवस्था है, ठीक है ना, यानी कि जहां पे लोकतंत्र नहीं है, ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर नागरिकों की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। सीमित नागरिकता, अरस्तु ने क्या किया है? सीमित नागरिकता की अवधारणा दी है। अरस्तु ने अपनी नागरिकता की अवधारणा में बच्चे, बुढ़े, स्त्रियों, आगंतुक, विदेशी, मताधिकार से वंचित आदि शामिल करके केवल शासन क्रियाओं में भाग लेने वाले अवकाश प्राप्त उच्च वर्ग के लोगों को ही शामिल किया। अतः यह व्यवस्था कुलीन तंत्र की पोषक है। देखो ये क्या है? इस व्यवस्था से राज्य के अंदर कुलीन तंत्र, अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो शासन के अंदर जो नागरिक होंगे, उनका जो वर्चस्व है वो राज्य के अंदर बढ़ जाएगा। जिसके पास नागरिकता नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर क्या है? ऐसे लोगों का शोषण और ऐसे लोगों के साथ में अत्याचार होने की पूरी संभावना रहेगी। ये जो मानवाधिकार की जो भावना होती है, उसके भी ये क्या है? विरुद्ध है ये व्यवस्था। और मेन बात तो ये है कि व्यक्ति क्या कर रहा है? बच्चे, बुढ़े, स्त्रियां, इनको ही नागरिक नहीं बना रहे। मैं नागरिक हूं, मेरी वाइफ नागरिक नहीं है, मेरे बच्चे नागरिक नहीं है, मेरा बुढ़ा बाप नागरिक नहीं है। तो इस प्रकार की ये जो व्यवस्था है, यानी कि सीमित नागरिकता की जो वो बात कर रहा है, वो क्या है? गलत बात है। वो राज्यों के अंदर सफल नहीं हो सकती। अगली जो उसकी आलोचना की जाती है वो है श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना। जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होता है, वो राज्य की उन्नति के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब जब राज्य के ऊपर कठिन समय आता है, तो ऐसे समय में जो मजदूर होता है ना, वो क्या करता है? राज्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अरस्तु ने श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखा है। एक और तो वह नागरिकता की समानता की बात करता है, दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग को इस अधिकारों से वंचित। एक तरफ तो वो समानता की बात करता है कि राज्य के अंदर समानता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है? जो राज्य के अंदर मजदूर है, श्रमिक है, दास है, उनको नागरिकता से अलग रखना है। धन व सत्ता का प्रयोग, देखो क्या है? मेन बात यही है कि अरस्तु ने राज्य के अंदर से समानता खत्म कर ली है, ठीक है ना। अमीर लोगों को, संपत्तिमान लोगों को अधिक महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति धारक ही नागरिक बनने के योग्य हैं, अतः धनी वर्ग के हाथों में सत्ता सौंपता है। एक तरीके से क्या कर रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उनके हाथों में वो सीधी सत्ता सौंप रहा है। जब धन व सत्ता का गठबंधन हो जाएगा तो सार्वजनिक हित की वृद्धि के स्थान पर वर्गीय हितों की रक्षा होगी। जब देखो क्या होता है कि राजतंत्र और पूंजीवाद, ठीक है ना, शासन करने वाले व्यक्ति और सत्ताधारी व्यक्ति और पैसे वाले व्यक्ति, उन दोनों का गठजोड़ हो जाएगा, तो फिर राज्य की समस्त जनता के लिए राज्य के हित में निर्णय नहीं लिए जाएंगे, बल्कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो जो पैसे वाले लोग हैं उनके हितों के लिए लिए जाएंगे। यानी कि जो शासन किया जाएगा वो वर्ग विशेष के हितों को लक्ष्य बना करके किया जाएगा, सार्वजनिक हितों को लक्ष्य बना करके शासन कार्य नहीं किया जाएगा। राज्य की एकता व स्थिरता को खतरा है। अरस्तु राज्य को नागरिकता व अनागरिकता दो वर्गों में बांट देता है, एक धनी वर्ग के तो दूसरा निर्धन व असंतुष्ट वर्ग है। दोनों के हितों पर परस्पर विरोधी होते हैं। इससे दोनों वर्गों में ईर्ष्या व द्वेष की भावना बढ़ती है, जो राज्य की एकता व स्थिरता के लिए घातक है। एकदम सही बात बताइए। इस प्रकार की जो भावना है राज्य के अंदर, अमीर गरीब ऊंच नीच की जो भावना है उसको बढ़ाती है, और इससे क्या होगा? दोनों के बीच में जो घृणा है, जो द्वेष है, जो नफरत है, ठीक है ना, वो बढ़ेगा। नागरिक और अनागरिक इन दोनों के बीच में नफरत बढ़ जाएगी और वो राज्य के लिए हितकर नहीं होगी, और दोनों के बीच में जो है ये हड़तालें, कहने का मतलब राज्य की एकता और अस्थिरता को खतरा हो जाएगा।
जो नागरिक नहीं है वो राज्य के अंदर अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। अस्पष्ट विवरण, अरस्तु ने नागरिकता से संबंधित जो बात की है उसके ये स्पष्ट नहीं किया है कि राज्य में उपनिवेश से बनने वाले व्यक्तियों को उस नगर राज्य का नागरिक बनने का अधिकार प्राप्त होगा या नहीं, ठीक है ना। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये सिद्धांत क्या है, दोषपूर्ण है। कुल मिलाकर के अरस्तु का ये जो बात बताई है वो क्या है, दोषपूर्ण है, उसके अंदर ज्यादा तर्क नहीं है। बात करें, ये थे अरस्तु के नागरिकता से संबंधित विचार। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरस्तु के न्याय पर विचार। अरस्तु ने न्याय पर क्या बातें कही हैं, ठीक है। तो अरस्तु के न्याय पर क्या विचार थे, प्लेटो के समान ही अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अरस्तु क्या करता है, प्लेटो के समान राज्य के लिए न्याय को क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण मानता है कि न्याय जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ था। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या था, एक शब्द, दो शब्द, चार शब्द के अंदर आप उत्तर लिख सकते हैं। प्लेटो ने न्याय का अर्थ क्या बताया था, न्याय का मतलब क्या बताया था, ठीक है। तो प्लेटो के समान अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है, ठीक है ना। प्लेटो जो न्याय को नैतिकता के रूप में और आंतरिक भावना के रूप में मानता है, अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है, सद्गुणों का समूह, अच्छे अच्छे गुणों का जो समूह है व्यक्ति राज्य के अंदर, वो क्या है, न्याय है। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। अरस्तु सर्वप्रथम न्याय के दो भेद करता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। न्याय के लिए वो क्या मानता है, न्याय के लिए आवश्यक है कि समुदाय के जो सब लोग हैं वो अपने अपने कार्यों का, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। राजा अपना काम करे, सैनिक अपना काम करे, किसान अपना काम करे, ठीक है, आम व्यक्ति है वो अपना काम करे, उत्पादक वर्ग है वो अपना काम करे, सब लोग अपने अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें, तभी राज्य के अंदर न्याय होगा। अर्थात और सब लोग अपने अपने कार्यों का अपने अपने दायरे के अंदर रहकर के कब काम करेंगे, जब उनके अंदर सद्गुण होंगे, जब उनके अंदर अच्छे गुण होंगे। अरस्तु न्याय के दो भाग बताता है, एक तो पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। पूर्ण न्याय क्या है, पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है, यानी व्यक्ति क्या करे, कानून के अनुरूप आचरण करे और अपने संबंधों के साथ में, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में संबंधों के अंदर नैतिक गुणों का पालन करे। और दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय क्या होता है, विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के लिए विशेष रूप से है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। इससे अरस्तु पुनः दो भागों में बांटता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वे विशेष न्याय का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति विशेष कार्य करना, जैसे बुड्ढों की सेवा के लिए, हैं, गरीबों की सेवा के लिए, पशु पक्षियों की सेवा के लिए कोई विशेष कार्य व्यक्ति करता है तो वो विशेष न्याय होता है। इसको वापस दो भागों में बांटा गया है, वितरणात्मक और सुधारात्मक। वितरणात्मक न्याय क्या है, ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना है। समाज के प्रत्येक सदस्य को क्या करना, उसका उचित भाग प्रदान करना। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मान और अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इनके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, जो क्रांति को जन्म देता है। करने का मतलब यह है कि राज्य के अंदर सभी व्यक्ति हैं, सबको अपने उनकी योग्यता के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार वितरण होना चाहिए, समान वितरण, ठीक है। पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, किसान है तो उसको क्या करना चाहिए, किसान है तो उसको जमीन मिलनी चाहिए, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, राजा को टैक्स मिलना चाहिए, सेना के जो जवान है उनको हथियार मिलने चाहिए। सबको क्या करना कि भाई समान रूप से, समान नहीं, योग्यता के अनुसार बंटवारा करना, जिससे क्या होगा, राज्य के अंदर व्यवस्था बनी रहेगी, राज्य के जो सभी वर्ग हैं वो क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। मगर कहते हैं ना कि भाई किसी को आवश्यकता है नहीं, जो हकदार नहीं है और उसको ज्यादा मिलेगा तो भी लोग हम असंतुष्ट होंगे, और कोई हकदार है उसको उसका उचित भाग नहीं मिलेगा तो भी क्या होगा, राज्य की व्यवस्था खराब होगी। एक होता है सुधारक न्याय। सुधारक न्याय का विचार नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। यह एक नागरिक के दूसरे नागरिकों के साथ संबंधों को नियंत्रित करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती है उन्हें दूर करता है। कहने का मतलब व्यक्ति आपस में, राज्य एवं व्यक्ति और व्यक्ति इनके बीच के जो संबंध है
उनको सुधारने के लिए कार्य करना, ठीक है, उनको कि भाई बिगड़े नहीं, उनके सुधार के लिए ही जो कार्य किया जाता है वो सुधारात्मक न्याय होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अरस्तु के नागरिकता एवं न्याय से संबंधित विचारों पर बात की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल एक नई क्लास के साथ में उपस्थित होते हैं। जय हिंद।